प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ईथर के बारे में बताया था कि ईथर क्या होते हैं, उनके बनाने की विधियाँ, उनके रासायनिक गुण तथा ईथर के उपयोग के बारे में बताया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एपॉक्साइड के बारे में पढ़ेंगे जो है। यूनिट 3 के अंदर ईथर और एपॉक्साइड्स दोनों आते हैं, तो एक पार्ट हमने पढ़ लिया था ईथर। आज हम जो है एपॉक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। इसको हमने दो भागों में बांटा है जो है। प्रथम भाग में हम इसका नॉमेनक्लेचर तथा बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे जो है। मैं डॉक्टर BK अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, पुनः आपका बीएससी केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ जी। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज हम जो है एपॉक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। एपॉक्साइड्स क्या होते हैं? एपॉक्साइड्स जैसा कि पहले हमने ईथर में पढ़ा था, एक सेंट्रल ऑक्सीजन होती है, उसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं जो है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप से नहीं होती, बल्कि पूरे कंपाउंड्स में दो कार्बन के साथ जो है जुड़ी हुई होती है, जैसा कि यहाँ पर हमें दिखाया है। यानी एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, इसके दोनों कार्बन से जो है ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। इस ऑक्सीजन के कारण से जो है, इस तरह की संरचना के कारण से इसको जो है एपॉक्साइड्स या ऑक्सीरेन, IUPAC पद्धति में जो है इसको ऑक्सीरेन कहते हैं। अर्थात एक 3 सदस्यों की वलय युक्त ईथर को हम जो है क्या कहते हैं? एपॉक्साइड्स कहते हैं। जो सबसे सिंपल यानी सरलतम एपॉक्साइड है वो क्या है? इथिलीन ऑक्साइड, यानी 3 मेंबर, एक ऑक्सीजन ये 1 2 3, यानी OCH2CH2। ये एक चक्रीय संरचना है जो है, इसको हम इथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन कहते हैं। या अब इनके बनाने की जो है विधियाँ या संश्लेषण, इसको हम एल्कीन की सहायता से बनाते हैं। जब एल्कीन की अभिक्रिया किसी पर ऑक्सी एसिड या पर अम्ल के साथ करवाई जाती है तो हमें एपॉक्साइड्स प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न आता है कि पर ऑक्सी एसिड या पर एसिड्स क्या होते हैं? यहाँ हमने नीचे दिखाया है आपको जो है कि ये एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH, यानी ये एक ऑक्सीजन जो है अतिरिक्त है। जब हम इसमें अतिरिक्त ऑक्सीजन का प्रवेश करा देते हैं तो ये एक पर एसिड्स बन जाता है। जैसे H2O में क्या होता है? HOH, और हाइड्रोजन परऑक्साइड में होता है HOO और H, यानी एक ऑक्सीजन जो है हमारा अतिरिक्त होता है। इसी प्रकार से इसमें भी जो है पर एसिड्स में एक ऑक्सीजन जो है अतिरिक्त होता है। तो जब परऑक्सी या पर एसिड अम्ल की अभिक्रिया एल्कीन के साथ कराते हैं तो हमें एपॉक्साइड या ऑक्सीरेन प्राप्त होते हैं, और एसिटिक अम्ल जो है हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी एसिड जो है वो परबेंजोइक एसिड हो सकता है, इसमें हम कई सारे पर एसिड्स ले सकते हैं, पर फॉर्मिक अम्ल, पर एसिटिक अम्ल और पर बेंजोइक अम्ल। होता क्या है जो है कि जब हम एथीन की अभिक्रिया, यानी नीचे दर्शाया गया है कि जब एथीन की अभिक्रिया जो है पर एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं तो ये जो है एक सिंगल स्टेप में अभिक्रिया होती है और सिन एडिशन होता है, यानी सिन योग होता है। सिन का मतलब होता है कि एक ही साइड में, यानी एक ही साइड में दोनों ऑक्सीजन, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी होती है वो दोनों एक ही साइड की तरफ जुड़ी हुई होती है। यानी इस प्रक्रम में परऑक्सी अम्ल से जो ऑक्सीजन अणु का स्थानांतरण एल्कीन की तरफ होता है वह एक सिंगल पद में होता है जो अभिक्रिया, और सिन एडिशन के द्वारा होता है। इसको यहाँ पे हमने क्रियाविधि के द्वारा भी समझाया गया है कि क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। यहाँ हमने जो है
ये एल्कीन का एक 3 डायमेंशनल पिक्चर लिया है। ये प्लेन के जो है अबव है, ये वाला जो है हाइड्रोजन, ये प्लेन के नीचे है, ये प्लेन के अबव, और ये एक सिंगल प्लेन में। तो क्या हुआ कि ये जब ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक नया बंध बनना है, और यहाँ पर जो है इस ऑक्सीजन और ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है, ये यहाँ पर जो है जुड़ जाता है, और जब ये इधर इसके साथ जुड़ेगा तो ये इधर चला जाएगा, तो हमें ये एक एसिटिक एसिड मिल जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से जो है दोनों तरफ जुड़ जाएगी जो है, और हमें एक इपॉक्साइड्स प्राप्त होता है। तो पर अम्ल से जो है वो एक कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और हमें जो है एक इपॉक्साइड जो है प्राप्त हो जाता है। जितने भी जो परऑक्सी अम्ल हैं या पर एसिड्स हैं वो सारे के सारे जो है क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं जो है। तो इपॉक्साइड बनाने के लिए जो ऑक्सीजन परमाणु को द्विबंध द्वारा बंधित दोनों परमाणुओं के साथ बंध बनाना आवश्यक होता है। यह एक इपॉक्सीकरण की आवश्यक शर्त है। और साथ में जो अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया, वह कैसी होनी चाहिए, सिन योगात्मक होनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इपॉक्साइड बनाने के लिए जितने भी कार्बनिक परऑक्साइड का उपयोग होता है पर एसिड्स का, वो सारे के सारे अस्थायी होते हैं। अतः अभिक्रिया को संपन्न कराना काफ़ी असुरक्षित या इनसिक्योर जो है होता है। जो वर्तमान में जो सबसे स्थायी परऑक्साइड्स है वो है जो है मैग्नीशियम मोनो परऑक्सीथैलेट, जिसको हम क्या कहते हैं, MMPP, मैग्नीशियम मोनो परऑक्सीथैलेट। ये इसकी संरचना बनाई हुई है जो है। ये मैग्नीशियम के ये एक्चुअली बिस होता है, यानी 2 मोल जो है ये जुड़े हुए होते हैं जो है, जिसको हम कहते हैं, ये थैलिक एसिड का जो है सूत्र है ये, और थैलिक एसिड से जो है ये परऑक्सीथैलेट, यानी ये एक ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इसलिए परऑक्सीथैलिक एसिड कहते हैं जो है। और जब ये एक H जो है इसके मैग्नीशियम के साथ जुड़ के मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम HCl निकल जाता है, और ये मैग्नीशियम के साथ जो है जुड़ जाता है, बिस प्रोडक्ट बनता है, बिस मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथैलेट जो है ये बनता है। ये इसकी संरचना है। बेंजीन रिंग है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O COOH, और यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पर ऋणात्मक चार्ज, यानी जो IUPAC पद्धति में इसका नाम होता है मैग्नीशियम बिस मोनोपरऑक्सीथैलेट। ये एक काफ़ी अच्छा ऑक्सीकारक है जो है, या इससे जो इपॉक्साइड्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनाए जा सकते हैं, और काफ़ी अधिक मात्रा में जो है हमारी यील्ड जो है प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो है साइक्लोहेक्सीन की अभिक्रिया MMPP यानी मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथैलेट के साथ अल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें जो है 1,2 इपॉक्सी साइक्लोहेक्सीन प्राप्त होता है। ये दोनों ये दिखाया ना यहाँ पर, ये यहाँ पर दोनों, ये दोनों जो है जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बंध है वो एक ही साइड है, ये बैक साइड है और ये पूरी हमारी रिंग है, यानी ये तल के बैक साइड में, ये तल के ऊपर है जो है, जो ऑक्सीजन बॉन्ड है जो है। तो इस तरीके से ये 85% यील्ड हमें प्राप्त होती है, यानी काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है हमें उपलब्धि प्राप्त होती है। तो ये एक अच्छा इपॉक्सी कंपाउंड बनाने के लिए एक अच्छा जो है कंपाउंड्स है जो है, जिसकी सहायता से हम जो है इपॉक्साइड्स बना सकते हैं। जो एल्किनों के साथ परऑक्साइड की अभिक्रिया होती है वो एक स्टीरियो स्पेसिफिक या त्रिविम विशिष्ट होती है। क्या मतलब होता है, इसमें 2 अलग अलग प्रकार के ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है हमें प्राप्त होते हैं जो है। एक फॉर एग्जाम्पल जब हम सिस, ये क्या हो गया, दोनों एक ही साइड जो है मिथाइल ग्रुप है, एक इधर है एक इधर है, तो 2,3 ब्यूटाडाइन के
2,3 ब्यूटीन, या इसको कह सकते हैं हम 2 ब्यूटीन है, सिस 2 ब्यूटीन। जब इसकी अभिक्रिया एक पैरासिट्स के साथ कराते हैं तो ये दोनों हमारे सिस पोजीशन में ही जो है प्राप्त होते हैं, यानी लेकिन इसके विपरीत जब अभिक्रिया ट्रांस 2 ब्यूटीन, पहले तो सिस 2 ब्यूटीन से कराई थी, अब ट्रांस 2 ब्यूटीन से कराते हैं तो हमें दो उत्पाद प्राप्त होते हैं जो है, एक यानी जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है, ये जब यहाँ पे जुड़ेगा तो हमें जो है ये उत्पाद प्राप्त होगा जो है, और जब ये इधर की साइड जुड़ेगा जो है तो हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो है दो भिन्न भिन्न जो है उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो कि कैसे हैं, प्रतिबिंब रूपी जो है ट्रांस 2,3 डाइमेथाइल ऑक्सीजन से जो है, यानी इसको हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं जो है। तो ये अलग अलग पदार्थ मिलते हैं, तो इसको जो है ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड है। तो आज हमने पढ़ा जो है कि इपॉक्साइड्स क्या होते हैं और इपॉक्साइड्स बनाने के लिए किस महत्वपूर्ण अभिकर्मक की ज़रूरत होती है, यानी पैरासिट्स की ज़रूरत होती है जो है। पैरासिट्स के बिना जो है हमारे इपॉक्साइड्स प्राप्त नहीं हो सकते। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमने कंपाउंड्स बताया, मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथैलेट, ये बहुत ही सुरक्षित होता है जो है, और इसकी सहायता से जो है हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है परऑक्साइड्स जो है प्राप्त होते हैं। साथ में इनकी क्रिया विधि भी जो है आपको बताई कि किस तरीके से जो है क्रिया विधि होती है जो है बनने की जो है, और दूसरा जो है ये स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड जो है किस तरीके से बनाते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।